गुड इवनिंग। आज चर्चा कर रहे हैं जनसंख्या पे और जनसंख्या के लेटेस्ट डेवलपमेंट पे। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपसे ये कहा कि भाई आप चाहे डीडी खुल्लर की बुक पढ़े, चाहे प्रोफेसर माजिद हुसैन सर की बुक पढ़े, चाहे जीसी लॉन्ग की पढ़े, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, सब में ट्रेडिशनल बातें हैं, लेकिन आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट बेस्ड ही होते हैं। ठीक है, इसलिए करंट डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपका न्यूज़पेपर से आपका 45% जीएस तैयार होता है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो लड़का करंट अफेयर्स को पढ़ रहा है न्यूज़पेपर से, करंट अफेयर का मतलब ये नहीं कि जो मंथली मैगजीन्स में, वो जो रोज़ का न्यूज़पेपर आता है उसमें जो आ रही हैं बातें, जो सरकार की नीतियाँ हैं, जो सरकार के निर्णय हैं, वो सारे अपडेट आपके आंसर्स को और आपको क्वेश्चंस लिखने में सहज बना देते हैं। अगर आप लेटेस्ट हैपनिंग से अवेयर हैं, जानकारी आपको है, तो आपका उत्तर भी अच्छा होगा और आप सहज महसूस करेंगे। अब अगर जनसंख्या की बात हो रही, जनसंख्या एक टॉपिक है, ये मैंने आपसे पहले बताया भी है कि यूपीपीसीएस में भी सब जगह। अब इस पे लेटेस्ट इसके क्या आयाम है, लेटेस्ट आयाम क्या है, ठीक है, लेटेस्ट डायमेंशन क्या है। जैसे इस बार डिजिटल जनगणना की बात हो रही है, तो डिजिटल जनगणना बहुत अच्छा है, डिजिटल जनगणना होनी ही चाहिए जब हम डिजिटल इकोनॉमी में हैं। लेकिन इसमें चैलेंज क्या है? ठीक, सरकार के पास तो अपना पूरा अपरेटस है, पूरा अपना सिस्टम है, ठीक, लेकिन आम जनता, ठीक, को इससे जोड़ना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि बहुत सारे एरियाज अभी ऐसे हैं इंडिया के जहाँ की आपकी हमारी जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है वो नहीं पहुंची है, डिजिटल इलिटरेसी है जिसको हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। तो इन सारे चैलेंजेस के बीच पहली डिजिटल जनगणना होगी हमारी। ठीक, उम्मीद है कि सरकार इसके लिए पूरा पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी और फिर इसमें आएगी। और 80% तो खैर तैयार है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 20% रह गया है इसको भी कनेक्टिविटी दे करके, डिजिटल लिटरेसी दे करके, प्रॉपर ट्रेनिंग दे करके लोगों को भी, और एम्प्लॉइज इस काम में लगने वाले हैं जनगणना के, उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग दे करके और एक सेंट्रलाइज पूरा सिस्टम बना करके ये डिजिटल जो हमारी जनगणना होगी ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगी। और इससे हम फ्यूचर में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और नेशनल सिटीजन रजिस्टर भी जिसको हम कहते हैं वो बनाने में हमें मदद मिलेगी। क्योंकि इस समय आप जानते हैं कि पूरे इंडिया में घुसपैठियों का मुद्दा बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, ठीक है, और जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिव्यू हो रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसमें भी बहुत सारा एक इशू उठाया है, विपक्षी दलों ने भी ये इशू उठाया है, ठीक है। तो जनगणना डिजिटल होनी चाहिए, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि पहले बहुत सारे जो पेपर का काम था वो थकाऊ होता था, उसको सेव करने में टाइम लगता था, लेकिन डिजिटल जनगणना तो हो, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए कि वो पूरी तरह प्रमाणित हो, कि उसकी मतलब सत्यनिष्ठा पर, इंटीग्रिटी पर प्रश्न न उठे, उसमें फेक इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन न हो जाए। जैसे कि यहाँ पे अभी बिहार में जब एसआईआर हो रही थी तो कुत्तों को भी बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए थे, और आपने देखा भी उसका बड़ा हंगामा हो गया था, इलेक्शन कमीशन को उस पर अपना स्पष्टीकरण देना पड़ा था कि कुत्तों का भी आधार कार्ड बन गया, ठीक है। और कई आधार कार्ड जो है गलत सलत फिल्मी हीरोइनों के नाम से बन गए, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप का भी आधार कार्ड भारत में बन गया। तो दिस इज़ वेरी बिग चैलेंज कि जो हमारे जो नॉन सीरियसनेस है इस काम में वो नहीं आनी चाहिए। अगर हम डिजिटल जनगणना कर पाए तो हमारे पास एक सॉलिड डाटाबेस होता है। जनगणना केवल लोगों की गिनती नहीं है और इस उद्देश्य से करीब ही नहीं जाती कि लोग कितने हैं भारत में, वो तो पता ही है, लेकिन जनगणना हम करते हैं, हमें सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने के लिए डाटा चाहिए होता है, किस वर्ग के कितने लोग हैं, किस क्षेत्र में कितने लोग हैं, कृषि पर आधारित
कि निर्भर कितनी जनसंख्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितना है, वो सारा हमारा जो जो हमें ट्राइबल कितने हैं, नॉन ट्राइबल कितने, इस बार अच्छा एक बात और इसमें है कि इस बार जाति गणना को भी सरकार ने सहमति दे दी है। तो मोदी सरकार ने ये भी सहमति दे दी कि हम जाति का जनगणना भी कराएंगे, क्योंकि विपक्ष से लगातार ये मांग की जा रही थी कि जाति गणना होनी चाहिए, और भारत सरकार ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो जाति गणना भी हो, वो अभी तक इसलिए रोका जा रहा था कि इससे समाज में स्तरीकरण बढ़ेगा, समाज में एक प्रकार का कंपार्टमेंटाइजेशन होगा, जाति विद्वेष बढ़ेगा। लेकिन वो तो फैक्ट है, उसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि जो जितना है, जो जितनी जनसंख्या है, वो चीज़ आपको हमें पता होनी चाहिए। हम कितना उसको छिपा पाएंगे, नहीं छिपा सकते, ठीक। और ऑब्वियसली उसको इंक्लूसिवनेस, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जो जनसंख्या, जो जातीय जनगणना भी आ जाए। कई राज्यों में हुआ भी है, तेलंगाना, कर्नाटका में और बिहार में भी इसकी बात हुई है कि हमने जातीय जनगणना कर दिया। अंतर तो उससे कुछ आया नहीं है, या कोई स्पेसिफिक जो पॉलिसीज आती हैं आई है, वैसे कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। विशेषकर जनगणना के जो आंकड़े होते थे, उसका एक जो हमें एक ये मिलता था, फैक्ट मिलता था डिजिटल जनगणना के संदर्भ में कह रहा हूँ, कि हमें एक ये रहता था कि जैसे हमने 2011 में जनगणना की, और 2011 के डाटे हमारे 12 में हमारे पास डाटा आ गया, ठीक है। अब 12 में डाटा आ गया था, अब पॉलिसी हम बना रहे 2019 में पॉलिसी बना रहे, 7 या 8 साल बाद। मेरे पास ये केस स्टडी है, झारखंड के संदर्भ में केस स्टडी है, कि वहाँ पे जो हमारा आदिवासी बेल्ट था झारखंड का, तो जो 2011 की जनगणना थी उसमें, ठीक है, जो आदिवासी बहुल जिले थे उनमें आदिवासियों की संख्या करीब 80% के आसपास थी 2011 में, ठीक है। 2021 में जब जनगणना हुई तो वो, लेकिन 2011 के डाटा के आधार पर हम पॉलिसी बनाते रहे। 19 में, 20 में भी हमने उसी आधार पर आदिवासियों के लिए पॉलिसी बनाई। जैसे आदिवासियों को आवास देने की योजना बना दी कि भाई ठीक है, हमारे इन डिस्ट्रिक्ट में, दुमका में, या जो आपके और ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट हैं झारखंड के, वहाँ के आदिवासियों के लिए हमने हाउसिंग स्कीम बना दी, ठीक है। लेकिन 21 की जनगणना में पता चला कि जो 11 में, जो 2011 में जो आदिवासियों की संख्या इन जिलों में 80% थी, 21 में घट करके 28%, 29%, 30% रह गई। कुछ कन्वर्ट हो गए, कुछ वहाँ से माइग्रेट कर गए। लेकिन जो सरकार ने आवास नीति बनाई थी, उसको, इस चीज़ को ध्यान में रखकर बनाया था कि इन जिलों में आदिवासी जनसंख्या 80% है। उसके लिए कई हजार करोड़ का बजट भी रखा गया था, ठीक। तो अब क्या है, क्योंकि वो 11 में हो गई थी, और 11 से लेकर के 21 तक जब तक नई जनगणना होती है, तब तक उन्हीं आंकड़ों के आधार पर हम पॉलिसी बनाया करते थे। अब डिजिटल जनगणना होगी, अगर सरकार इसमें ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन का या कुछ ऐसे सिस्टम जो कि संभव है, एआई टूल से संभव भी है, ये ऐसा तो नहीं है कि, तो उससे क्या होगा कि हमें जो रियल टाइम डाटा है पॉलिसी मेकिंग के लिए, वो मिल सकेगा। डिजिटल जनगणना से हमें जो रियल टाइम डाटा है वो पॉलिसी मेकिंग के लिए मिल पाएगा। और जो अभी मैंने आपको झारखंड वाला उदाहरण दिया कि उसमें सारे आदिवासी वहाँ से जा चुके थे, लेकिन हम आदिवासियों के लिए नीतियाँ बनाए जा रहे थे, तो वो जो रियल टाइम डाटा हमें नहीं मिल पाता था, वो डिजिटल जनगणना से मिल पाएगा। और जातीय जनगणना भी एक सही कदम है, बशर्ते कि इसका हम मतलब समाज में राजनीतिक फायदा उठाने के लिए विद्वेष न करें, ठीक। पॉलिसी जो बनेगी, जातीय जनगणना भाई प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो उसमें भी सबका मिलना सबको ही फायदा है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि भाई शैक्षणिक और सरकारी संस्थानों में अगर पिछड़ी जातियों का या आदिवासियों का ठीक कम प्रतिनिधित्व है, तो उसको हम बढ़ाएंगे वगैरह, इतना यही इसमें हो पाएगा। बट बाकी जनरल पॉलिसीज़ या जो सरकार की नीतियाँ, वो तो लाभ वैसे ही सबको मिलता रहेगा। तो दूसरा है कि डिजिटल जनगणना और जातीय जनगणना क्या है, इससे जुड़ी हुई चुनौतियाँ क्या हैं, और इसके क्या फ़ायदे होंगे, ये आपको याद रखना है, पढ़ना है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन जो आएंगे वो यही आएंगे कि पहला क्वेश्चन ये कि भारत की पहली डिजिटल जनगणना की विशेषताओं और चुनौतियों का वर्णन करें, 200 शब्द। दूसरा क्वेश्चन, जाति आधारित जनगणना के महत्व और संभावित प्रभावों पर चर्चा करें। तो ये क्वेश्चन आप लिखिएगा, और इससे आपको
तैयारी हो जाएगी। अगर आप जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं इनको अगर रोज़ लिख रहे हैं, चाहे रफ पेज में ऐसे ही बना दें, कम से कम उनके कि भाई ये अगर पूरा आंसर नहीं लिखते तो कम से कम भाई इसमें 8 पॉइंट में ये लिखूंगा, इन 8 पॉइंट में इस आंसर को मैं कंप्लीट कर दूँगा। केवल आप मेन 8 पॉइंट ही लिख करके अपना बना लीजिए कि इस क्वेश्चन में मेरे को ये लिखना है, इस क्वेश्चन में मेरे को ये लिखना है, तो भी आपका तैयारी हो गई। थैंक यू।